प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश को दिया 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक के विकास परियोजनाओं का तोहफा। पीएमएवाई ग्रामीण के तहत बने 2 लाख से अधिक घरों का कराया गृह प्रवेश। 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएमएवाई शहरी के तहत निर्मित मकानों का भी लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ में राजस्थान को दी विकास की सौगात। 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मेहसाणा, भटिंडा, गुरदासपुर गैस पाइपलाइन भी राष्ट्र को किया समर्पित। गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दोनों महान व्यक्तित्वों को अर्पित की श्रद्धांजलि। पीएम ने कहा, बापू के सपनों को पूरा करने की दिशा में करते रहेंगे काम। शास्त्री जी के नारे से आज भी प्रेरणा के स्रोत। बिहार में जातिगत सर्वे जारी होने पर सियासी घमासान तेज। बीजेपी ने साधा नीतीश सरकार पर निशाना। सर्वे को बताया समाज में भ्रम पैदा करने वाला। पश्चिम बंगाल के मनरेगा घोटाले की होगी सीबीआई जांच। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ममता सरकार के कार्यकाल में मनरेगा सहित तमाम ग्रामीण विकास योजनाओं में हुई है धांधली। बंगाल सरकार ने बार बार मांगे जाने के बावजूद नहीं उपलब्ध कराए सही आंकड़े। एनआईए की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में छापेमारी। गुंटूर, नेल्लोर, तिरुपति समेत कई शहरों में वामपंथी उग्रवाद और नक्सली मामले में बड़ी कार्रवाई। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा। कैथलीन कारिको और ड्रेयू विस्मैन को मिलेगा चिकित्सा का नोबेल। न्यूक्लियोसाइड संबंधित खोजों के लिए दिया गया ये सम्मान। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों में मिली थी मदद। और एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। भारत ने अंतिम पूल मैच में बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में किया प्रवेश। अब तक भारत ने 13 स्वर्ण के साथ जीते हैं कुल 56 मेडल। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश को कई विकास परियोजनाओं की अब से कुछ ही देर पहले सौगात दी। पीएम मोदी ने ग्वालियर में करीब 19,260 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यह एक्सप्रेसवे देश भर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के पीएम के विजन की एक और मिसाल है। पीएम मोदी ने 1,880 करोड़ रुपए से भी अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2.2 लाख से भी अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया। और इसके साथ ही पीएम ने लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आवास योजना शहरी के तहत भी निर्मित घरों का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने ग्वालियर और श्योपुर जिलों में 1,530 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। इनसे क्षेत्र के 720 से भी अधिक गांवों को लाभ होगा। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों के तहत इसे बड़ी पहल माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने साथ ही आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत 9 स्वास्थ्य केंद्रों की आधारशिला भी रखी। 150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली इस पहल को स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा देने की दिशा में बहुत लाभकारी कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईआईटी इंदौर के शैक्षणिक भवन का भी लोकार्पण किया। पीएम ने परिसर में छात्रावास एवं अन्य भवनों की आधारशिला भी रखी। साथ ही प्रधानमंत्री ने इंदौर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की भी आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने उज्जैन में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप,
IOCL बॉटलिंग प्लांट, ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र सहित विभिन्न परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर से सुमावली के बीच चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई और इस अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में हुए विकास कार्यों को सराहा। पीएम ने कहा कि जितना काम सरकारें एक साल में नहीं कर पाती, उससे ज्यादा विकास परियोजनाओं का तोहफा तो भाजपा सरकार एक दिन में दे रही है। अभी यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है और मैं देख रहा था, इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं, एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के शीर्ष 10 राज्यों में ले आई है। पीएम ने कहा कि यहां यह हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में ले जाने का है। एमपी का विकास वो लोग नहीं कर सकते जिनके पास ना तो कोई नई सोच है, न विकास का रोड मैप है। इन लोगों का सिर्फ एक ही काम है, देश की प्रगति से नफरत, भारत की योजनाओं से नफरत। अपनी नफरत में ये देश की उपलब्धियों को भी भूल जाते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का ग्वालियर में शानदार स्वागत किया गया। लोगों ने पीएम मोदी का अभिनंदन करते हुए मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी ने भी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम मोदी ने लोगों का इस प्रेम के लिए आभार जताया। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में विकास परियोजनाओं से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजस्थान के दौरे के दौरान भी लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। पीएम ने चित्तौड़गढ़ में राज्य को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, उससे तरक्की के ढेरों रास्ते खुलने के साथ ही रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। आज चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। आज यहां रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा। यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। अभी यहां नाथ द्वारा टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन एवं कल्चरल सेंटर का लोकार्पण होगा। ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथ द्वारा के पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। इससे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा,
और पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ होगा। और इससे भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में दर्शन किया। सांवलिया सेठ मंदिर अपनी सुंदरता और विशिष्टता के कारण हर साल लाखों भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करता है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री सांवलिया सेठ का संबंध मीराबाई से है। किंवदंतियों के अनुसार सांवलिया सेठ मीराबाई के वही गिरधर गोपाल हैं जिनकी वो पूजा किया करती थीं। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता को पुष्पांजलि अर्पित की। जल सागर पूर रहा है, भटकत फिर उदासी, कह कबीर सुनो वै साधो, कह कबीर सुनो वै साधो, सहज मिले और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर उन्हें भी पुष्पांजलि अर्पित की। और 154वीं गांधी जयंती के मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर विजय घाट पहुंचकर भी लाल बहादुर शास्त्री को पुष्पांजलि अर्पित की। और महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। पथ प्रदर्शन और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 119वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजय घाट पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री को भी पुष्पांजलि अर्पित की। और इधर संविधान सदन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम सांसद मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और खेल के मैदान से ब्रेकिंग न्यूज। इस समय के एशियाई खेलों में महिलाओं के स्टीपल चेज में भारत को रजत और कांस्य पदक हासिल हुआ है। ये ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं कि भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीता है। वहीं भारत की प्रीति ने 3000 मीटर की ही स्टीपल चेज स्पर्धा का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। तो इस तरह से इन दोनों पदकों पर भारत ने ये कब्जा जमाया है एशियाई खेल में। भारत की पारुल चौधरी ने 3000 मीटर की महिलाओं की स्टीपल चेज में रजत पदक, तो वहीं
पारुल चौधरी ने रजत पदक जीता है और साथ ही कांस्य पदक भी भारत के नाम आया है। प्रीति को कांस्य पदक मिला है। महिलाओं के स्टीपल चेज में भारत को रजत और कांस्य पदक दोनों हासिल हुए हैं, जिनमें से पारुल चौधरी ने रजत पदक जीता है, वहीं प्रीति ने कांस्य पदक जीता है। तो भारत की पारुल चौधरी ने महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीता। तो भारत को रजत और कांस्य पदक दोनों हासिल हुए हैं इस स्टीपल चेज में। और जैसा कि हम बता रहे थे कि अब इन पदकों को अगर जोड़ दिया जाए तो भारत के पदकों की संख्या 58 तक पहुंच गई है। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची, कल्याण भव, सुखी भव, और सबसे जरूरी आशीर्वाद आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। आगे की खबरों में, भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने 2 नए राष्ट्रीय प्रवक्ताओं के नामों का ऐलान कर दिया है। पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार से अजय आलोक और दिल्ली से प्रत्युष कंठ के राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए जाने को लेकर यह पत्र जारी किया है। तो अजय आलोक और प्रत्युष कंठ, ये 2 नए राष्ट्रीय प्रवक्ता जोड़े गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज की एक और बड़ी खबर, बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है। बिहार प्रशासन के अधिकारी संतोष मल ने जनगणना के लिए आंकड़े जुटाने के लिए विकसित किए गए एप्लीकेशन के विषय में बताया। वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के निर्माण की जिम्मेदारी बेल्ट्रॉन को सौंपी गई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपी गई। उसके बाद हम लोगों ने बहुत कम समय में एक ऐप जिसका नाम बिजागा ऐप है, बिहार जाति आधारित गणना ऐप का शॉर्ट फॉर्म बिजागा ऐप, उसको डेवलप किया। और सीबीएस पोर्टल जो है हमारा, उसको डेवलप किया। आपको मैं बताऊं, ये देश में अपने तरह का अभिनव परियोजना है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का। ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। और जातिगत जनगणना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि जातिगत जनगणना सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोगों को नौकरी देने का रिपोर्ट कार्ड जारी होना चाहिए था। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। और बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी किए जाने पर बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि रिपोर्ट में कुछ नयापन नहीं है, जो अनुमान था
वही है। आप जो बता रहे हैं वो लगभग सभी को पता है। इसमें जब तक पिछड़े लोगों के क्षेत्र के हिसाब से कुछ विस्तृत आता है तब पता चलेगा कि गणना की सच्चाई क्या है। जातीय जनगणना का पूरा रिपोर्ट आएगा, अध्ययन के बाद मैं बताऊंगा। बहुत कुछ नयापन तो नहीं है, जो अनुमान था वही अनुमान है। ये जो एक लगा रहे थे कि बड़ी चमत्कार, बड़ा बदलाव, अरे सबको जानकारी है जो आप बता रहे हैं वो लगभग डाटा आंकड़ा तो सबको पता है। हाँ, कुछ जब आएगा अति पिछड़ा का या पिछड़ा का डिटेल एरिया वाइज तब पता चलेगा कि गणना का सच्चाई क्या है। और साथ ही बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि चुनाव के समय अब ये कौन सा चमत्कार करेंगे, ये हर समाज के लोग समझते हैं। इनके पास ना विजन है, ना नीति है और ना ही नियत है। बिहार का कितना कल्याण हुआ और चुनाव के समय में ये कौन अब चमत्कार करेंगे, ये हर समाज का लोग समझता है। ये उन्माद पैदा करने के अलावे बिहार के भविष्य के, बिहार के सामाजिक समरसता के और बिहार के लोगों के विकास का मानसिकता इनके पास नहीं है। न विजन है, न नियत है, न नीति है। और आज की एक और बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ग्रामीण विकास योजनाओं में भेदभाव के आरोपों को खारिज कर दिया है। बिहार में प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पश्चिम बंगाल सरकार को ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए यूपीए सरकार की अपेक्षा अधिक राशि आवंटित की गई है। यूपीए के 58,000 करोड़ रुपए के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विकास के लिए पश्चिम बंगाल को पिछले 9 सालों में 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि आवंटित की है। अराजकता शब्द का प्रयोग हम इसलिए किया कि भारत सरकार ने उन्हें अब तक यूपीए में केवल 58,000 करोड़ मिला था, लेकिन भारत सरकार ने 2,05,000 करोड़ देने का किया। साथ ही केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि ममता सरकार ने मनरेगा के तहत आवंटित किए गए धनराशि की लूट की है। उन्होंने कहा कि करीब 54,000 करोड़ रुपए की धनराशि पर उचित स्पष्टीकरण ही नहीं दिया गया है। मनरेगा में हम 2022 के मार्च तक 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया, 54,150, जबकि यूपीए में केवल 14,000 करोड़ मिला था। और जब जांच किया गया तो कहा खेत का मेड़ बना है, खेत का मेड़ नहीं था तो कहा बाढ़ में धंस गया। और पोस्ट रहता है किन किन कामों को आप करते हैं, वो क्या हुआ तो हाथी खा गया, हाथी तोड़ दिया। यानी गरीबों के नाम पर ये 54,000 करोड़ गड़प कर गए कि जब आधार सेटिंग किया तो लगभग 25 लाख जॉब कार्ड में हेरफेर पाया। और ये 25 लाख मजदूरों के नाम पर पैसा गबन करते रही। मैंने जो फाइनेंस कमीशन का पैसा होता है वो यूपीए में मात्र 3200 मिला, मैं 25,000 करोड़ दिया। तो ये मोटा मोटी आपके सामने रखा। अब लग रहा है कि चोरी और सीना जोड़ी, अब मुझे समय आ गया है कि इसकी जांच हम अब सीबीआई को सौंपना पड़ेगा। जिस ढंग से जांच में असहयोग, और अब तो 25 लाख जॉब कार्ड अपने आप में
एक जांच का विषय बन चुका है। तो केंद्रीय मंत्री का यह बड़ा आरोप। और वहीं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार की योजनाएं मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर पश्चिम बंगाल में काफी समय से शिकायतें आ रही थीं। वहां गई टीम की जांच से पता चला कि इन योजनाओं के रुपयों का इस्तेमाल तो राज्य सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए कर रही थी। पश्चिम बंगाल में मनरेगा जो MGNREGS है और उनके साथ PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना का जो फंड है, कुछ कारणों के वजह से ये रोका गया है। बहुत दिनों से नीचे के स्तर से जो इनके बेनिफिशियरीज है, इन बेनिफिशियरीज की तरफ से बार बार कंप्लेन आते रहे। पॉलिटिकली बेनिफिट लेने के लिए, राजनैतिक लाभ लेने के लिए MGNREGS को यूज किया जा रहा था पश्चिम बंगाल में। ये टोटल 484.27 लाख रुपीस का रिकवरी का लिए रिकमेंडेशन किया गया। और वहीं पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के दौरान हुए मनरेगा घोटाले के खिलाफ विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा के विधायक और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने किया, जिसमें विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। खबर राजधानी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP HGS धालीवाल ने कहा है कि स्पेशल सेल लंबे समय से इंडियन मुजाहिदीन और ISIS सरगना पर नजर रख रही है। इसी कड़ी में स्पेशल सेल ने पिछले महीने 3 लोगों के खिलाफ इनाम घोषित किया था, जिन पर विभिन्न विस्फोट मामलों में शामिल होने का आरोप था। दिल्ली पुलिस के अथक प्रयासों से मुख्य आरोपी शाहनवाज को उसके 2 अन्य साथियों के साथ आज सुबह गिरफ्तार किया गया। इसमें से एक अन्य आरोपी मोहम्मद रिजवान फरार है। स्पेशल सेल ने लास्ट मंथ एक NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किए थे 3 लोगों पे, जिन पे अलग अलग ब्लास्ट केसेस में उनकी इन्वॉल्वमेंट होने का आरोप था। और उनका एक मेन एक्यूज था मोहम्मद शाहनवाज। उसको आज सुबह उसके 2 साथियों के साथ, जिसमें मोहम्मद रिजवान अशरफ है और तीसरा मोहम्मद अरशद वारसी है, इनको अरेस्ट किया। मोहम्मद रिजवान अशरफ जो है वो मौलाना भी है। उसने बाकी 2 लोगों को बायत भी दिलाई थी, जिसमें कि इन्होंने अपनी जो एक कमिटमेंट थी, अपनी इनकी जो भी ये टेरर कॉज थी उसके लिए जाहिर करी थी और ओथ ली थी ऑफ एलिजियंस। और उसके 2 मेंबर जो थे वो थे, एक मोहम्मद रिजवान था जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है, और तीसरा मोहम्मद शाहनवाज था जिसको आज सुबह जैतपुर से अरेस्ट किया गया। एक और बड़ी खबर आज की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने वामपंथी उग्रवाद और नक्सली मामले में आज बड़ी कार्रवाई की है। NIA ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 60 से भी अधिक संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों राज्यों में संदिग्धों के परिसरों और ठिकानों पर अभी भी छापेमारी जारी है। खुफिया इनपुट के बाद आज सुबह से ही NIA की अलग अलग टीमों ने राज्य पुलिस बलों के साथ संयुक्त अभियान में छापेमारी शुरू कर दी। तेलंगाना के हैदराबाद और आंध्र के गुंटूर, नेल्लोर, तिरुपति में रेड जारी है। सूत्रों के मुताबिक जिन संदिग्धों के घरों पर छापेमारी की गई है उनके नक्सली समर्थकों के साथ संबंध होने का शक है। चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग खेलों में खिलाड़ी मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। कई खिलाड़ियों ने पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ऐसे ही कुछ पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस मौके पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों को पदक विजेता खिलाड़ियों पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अच्छे खिलाड़ियों के चयन में फेडरेशन की भूमिका भी अहम है। इसी वजह से ज्यादा खिलाड़ियों को सफलता मिली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूर्व की सुविधाओं और 9 साल पहले की सुविधाओं में काफी फर्क ये खिलाड़ी खुद बताते हैं।
अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज 24 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, जिनमें 13 महिला खिलाड़ी भी शामिल हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने उम्मीद जताई कि एशियाड के 7 दिन बचे हैं और इस दौरान भारत अब तक के सबसे अधिक मेडल जीतेगा। एक बहुत बड़ा बदलाव भारत की खेलों में आया है। अगर आप पूर्व के खिलाड़ियों से मिलेंगे, उस समय की सुविधाएं और पिछले 9 वर्षों में बदली सुविधाओं में जमीन आसमान का अंतर है। और कहीं ना कहीं ये टॉप स्कीम के कारण और खेलो इंडिया अभियान के कारण टॉप्स ने कोर और डेवलपमेंट एथलीट के ऊपर काम किया, तो खेलो इंडिया अभियान में यूथ गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स और विंटर गेम्स के माध्यम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है कि उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी शानदार परफॉर्मेंस देकर जल्द ऊपर आने का अवसर मिल रहा है। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत से एक बड़ी खबर। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की शुरुआत हो गई है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन में साल 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कैरिको और ड्रूयू विस्मैन को दिया गया है। इन्हें न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए यह सम्मान दिया गया है। इस खोज की वजह से इससे कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों में मदद मिली। नोबेल समिति के सचिव थॉमस पर्लमैन ने कोरोलिंस्का संस्थान में विजेता की घोषणा की। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।